नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के YouTube चैनल पर मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक हम विद्युत वाहक बल और विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं, तो पढ़ना शुरू करते हैं। जितना भी अब तक हमने पढ़ा है उससे पढ़ाने के बाद कईयों के मन में एक छोटा सा सवाल आया होगा कि वोल्टेज पहले आती है या धारा। वैसे तो कोई ये सेंस वाली बात नहीं है, अगर आप लोग ने ITI भी किया है तो ये बेसिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के प्रश्न फोन पे मेरे पास आए थे कि पहले वोल्टेज होती है या धारा होती है, ये क्या होता है, ये हमें थोड़ा समझ में नहीं आया। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि बिना बल के कोई भी वस्तु चल नहीं पाएगी। हमें इलेक्ट्रॉन चलाना है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा है, उसको चलाने के लिए धक्का देना पड़ेगा, अर्थात बल की आवश्यकता हमें सबसे पहले पड़ेगी। तो आप एक लाइन लिख लीजिए, यदि ये बात आपको समझ में नहीं आई हो तो इससे शायद अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए कि धारा प्रवाह के बिना भी वोल्टेज उपस्थित हो सकती है। धारा प्रवाह के बिना भी वोल्टेज उपस्थित हो सकती है, परंतु बिना वोल्टता के धारा प्रवाह संभव नहीं है। बस इतनी सी लाइन शायद आपको समझ में आ जाए तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अर्थात यदि वोल्टेज है तो ही धारा होगी, वोल्टेज नहीं है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये मेन बात है भी, क्योंकि बल के बिना कोई वस्तु गतिमान हो ही नहीं सकती। तो बहुत ही सरल सी बात है, ये तो समझ में आ गई होगी शायद। और यहां मैंने एक नाम लिया है, वो नाम है आपका वोल्टेज। क्या नाम लिया? वोल्टेज, या आप इसको वोल्टता भी कहते हो भी। तो ये वोल्टेज वोल्टता क्या है? अब तक हमने पढ़ लिया कि EMF नाम की चीज होती है, कोई विभव था, कोई विभवांतर था, ठीक है। और ये सारे के सारे नापे गए थे किसमें? वोल्ट में। अब ये नई चीज आ गई, वोल्टेज क्या है? तो वोल्टेज कोई नई चीज नहीं है, ये वोल्ट्स को या वोल्ट को या EMF को, विभव को, विभवांतर को प्रदर्शित करने का ये एक रूप है। यदि आपको नहीं समझ में आता कि वोल्टेज क्या चीज है तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो भी। अब ये वोल्टेज क्या है तो लिख लीजिएगा कि विभवांतर और विद्युत वाहक बल का वोल्ट्स में व्यक्त किया गया मान। ये वोल्ट है, वोल्ट्स में व्यक्त किया गया मान ही क्या कहलाता है? वोल्टेज या वोल्टता कहलाता है। समझ में आ रही है बात? ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें। जब भी नाम आ जाए वोल्टेज, वोल्ट, तो ये सारी चीजें एक ही है। लेकिन जब भी नाम आ जाए EMF, विभव, विभवांतर, तो ये सब चीजें क्या है? अलग अलग है। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे भी और शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। सभी जानते हैं प्रतिरोध क्या चीज है, ठीक है ना। लेकिन इसको डिफाइन करना, अच्छी तरह से समझाना मेरा काम है। तो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा प्रतिरोध के बारे में। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले तो प्रतिरोध होता क्या है उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध पदार्थों का एक सार्वभौमिक गुण है। सार्वभौमिक गुण का मतलब है स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक गुण जैसे बात की जाए, यदि बिच्छू को देखें, एक उदाहरण लेते हैं। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। यदि आप उसके शरीर के अंग को छुओगे तो वो अपना डंक मारेगा। बस उसी प्रकार से पदार्थों का एक स्वाभाविक गुण होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध पदार्थों का एक स्वाभाविक या सार्वभौमिक गुण है, जिसके कारण वह किसी भी पदार्थ में से बहने वाले धारा प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। तो इस विरोध करने वाले गुण को किस नाम से जाना जाता है? प्रतिरोध के नाम से। ये सभी पदार्थों का गुण है, ध्यान रखना। प्रकृति में मौजूद अब तक जितने भी तत्व ज्ञात हुए हैं उनमें से ऐसा कोई भी तत्व या पदार्थ नहीं है जिसका प्रतिरोध शून्य हो। हाँ, कुछ एक चीजों का प्रतिरोध शून्य माना जाता है, कुछ एक प्रक्रियाएं दोहराकर हम प्रतिरोध शून्य कर सकते हैं, लेकिन सामान्य अवस्था के अंदर किसी भी तत्व पदार्थ का प्रतिरोध शून्य नहीं होता। तो प्रतिरोध पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण है जिसकी वजह से जो पदार्थ है वो धारा प्रवाह का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उसी से उसका प्रतीक आएगा आपका R। तो प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है? R होता है। और इसका जो मात्रक है वो होता है ओम। एक नियम है ओम का, उसी से मान सकते हो। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। और ओम का जो प्रतीक है वो ये होता है। अब कई जने इसी को ओम कह देते हैं, नहीं, ये ओम प्रतीक है, ये ओम का प्रतीक है। और इसका नाम ओम नहीं है, ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को बोलते हैं ओमेगा। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो दोबारा बता रहा हूं, प्रतिरोध का प्रतीक R है, इसका मात्रक ओम है, ओम का प्रतीक ओमेगा है। कोई दिक्कत?
तो ये था हमारा एक टॉपिक प्रतिरोध। तो हमने एक बहुत ही सरल रूप में प्रतिरोध को जान लिया। अब ये प्रतिरोध किस प्रकार से काम करता है तो वो हम देख लेते हैं। तो कोई भी पदार्थ ले लेंगे हम एक उदाहरण स्वरूप, और इस पदार्थ के अंदर मौजूद हैं खूब सारे क्या भी इलेक्ट्रॉन। देखो जितना हमने पीछे पढ़ा वो आगे की थ्योरी में काम आएगा। तो हर एक चीज जो पीछे हमने कवर कर ली है, जो पढ़ लिया है, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि वही चीजें दोबारा आगे आने वाली है और उन्हीं से हम नए टॉपिकों को समझेंगे। तो कोई भी एक चालक पदार्थ का टुकड़ा हमने ले लिया, कोई भी पदार्थ का टुकड़ा ले लो, चालक जरूरी नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अब इलेक्ट्रॉन मुक्त भी होते हैं, संयोजी भी, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। तो मान लेते हैं इसके अंदर कुछ एक इलेक्ट्रॉन है, और इन इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए हमने इस पदार्थ पर क्या आरोपित किया अभी? फोर्स। कौन सा फोर्स? वो भी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत्वाहक बल। जैसे हम इस पे लगाएंगे तो क्या लगाते ही इलेक्ट्रॉन चल पड़ेंगे? नहीं। अब इस पदार्थ का एक खास गुण जो इसके अंदर समावेशित है, ठीक है, ध्यान रखना, गुण दिखाई नहीं देते, ठीक है ना। कोई लड़की आपको देखने के लिए आई रिश्ते के लिए, वैसे तो रिश्ता मुश्किल ही है, ITI कर रखी है इसलिए कम ही चांस है, तो नौकरी लग गए तो एक अलग बात है। तो आई वो आपके गुणों के बारे में पूछेंगी कि आपको क्या क्या आता है। गुण यदि दिखाई देते, हाँ सुंदरता दिखाई देती है, ठीक है ना, लेकिन गुण प्रदर्शित नहीं होते, गुण व्यवहारिक होते हैं। जब शादी होके घर में आएंगे तब आपके गुण प्रदर्शित होंगे और उसके गुण भी प्रदर्शित होंगे। अब देखते हैं गुणवान कौन है ज्यादा, ठीक है ना। तो गुण है इसका। अब इसके अंदर समावेशित एक गुण है जो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है जिन पर बल लग रहा है, ये सामान्य रूप से गुजर नहीं पाएंगे। हर इलेक्ट्रॉन के मार्ग में एक बाधा आएगी। इस इलेक्ट्रॉन को इस R अर्थात रेजिस्टेंस के अंदर से होके जाना पड़ेगा। अब ये रेजिस्टेंस R वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस का मान जितना ज्यादा होगा, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही कम होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो इसके अंदर से जाने वाली धारा का मान भी कम। अब उल्टा कर देते हैं, यदि रेजिस्टेंस जितना कम होगा, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे धारा भी उतनी जाएगी। तो प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए या प्रतिरोध कम होना चाहिए? अब आप लोगों का एक उत्तर आएगा जी प्रतिरोध कम होना चाहिए। नहीं, ये डिपेंड करता है आप किस स्थान पर प्रतिरोध का इस्तेमाल कर रहे हो। यदि आप अचालक के रूप में प्रयोग कर रहे हो तो क्या कम होना चाहिए? नहीं, वहां में बहुत ज्यादा चाहिए। चालक के प्रतिरोध की बात की जाए तो वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये कुछ बात है अभी। अब ध्यान से देखते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं। हमने बल लगाया, ठीक है, रास्ते में प्रतिरोध आया, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉनों को रोका, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन गुजर गए। अब हम चाहते हैं कि हम प्रतिरोध को, देखो प्रतिरोध वो चीज से बदला नहीं जा सकता, बदलने के लिए कोई भौतिक चीज क्या जोड़नी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि धारा कम ना जाए, प्रतिरोध तो चलो ज्यादा है, ये कंडीशन लेके चलते हैं अपने कि प्रतिरोध तो ज्यादा है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कम ना जाएं। इलेक्ट्रॉन क्या जाएं? ये भी ज्यादा ही जाने चाहिए, और धारा भी क्या जानी चाहिए? ज्यादा। तो क्या करें भी? तो भी धक्का मारो ज्यादा। क्या लगाओ? ज्यादा धक्का। एक कार है, उसमें तेल खत्म हो गया। जब तेल था, आप ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, एक्सीलेटर पर पैर रखा, बहुत तेज भाग रही थी, 100 भगा दी, 150 भगा दी। अब तेल खत्म, रुक गई, अब धक्का मार के ले जाना है, न्यूट्रल में कर रखी है, पीछे से फोर्स लगाए जा रहे हो, हर कार धीरे धीरे चल रही है। आप चाहते हो 100 की रफ्तार से भाग जाए धक्के से, तो क्या करोगे? धक्के का मान बढ़ाना पड़ेगा, अपने 5-7 बंधुओं को और बुलाना पड़ेगा, 100 तो भी नहीं भागेगी, वो बात की बातें है। तो ध्यान से देखो भाई, अब हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस तो चलो ठीक है ज्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन या धारा का मान भी क्या रहे? ज्यादा रहे। तो यहां पे आपको बल का मान क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो रिलेशन सामने आता है। क्या सामने आता है? रिलेशन, संबंध। कितनी चीजों के बीच में संबंध? तो मेन चीजें उठा लेते हैं। एक प्रतिरोध है, एक धारा है, और एक EMF या जिसे हम वोल्टता भी कहते हैं। 3 आंकड़े आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ट्रेड छोड़ देना, ये 3 चीजें तभी पीछा छोड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड में आना है तो इन 3 चीजों का ही खेल है, ध्यान रखना। एक है V, एक है I और एक है R, और यहां हमारे ओम जी आते हैं। तो जब ओम आएंगे तो अपना नियम लाएंगे, और कितनी चीजों के बीच में रिलेशन बताया इन 3 के बीच में। नियम आगे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, नियम तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन याद रखना जब तक ट्रेड रहेगी आपके साथ, ये 3 आंकड़े आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सारा खेल इन्हीं का है, सब कुछ। सारी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पहले दिन से यदि शुरू करें, अंतिम दिन तक जाओगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, जाएंगी, चली जाएंगी, कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा हर टॉपिक में मौजूद रहेंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना।
ठीक है, तो ये था प्रतिरोध। तो शायद थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्रतिरोध की परिभाषा, ठीक है ना, परिभाषा सॉरी प्रतिरोध की तो हमने लिख लिया है। अब बात करते हैं कि 1 ओम का प्रतिरोध कितना होता है। जिस प्रकार हमने 1 एम्पियर देखा, 1 वोल्ट देखा, अब हमें देखना है कितने ओम, 1 ओम। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका 1 ओम की परिभाषा। हेडिंग लगा लीजिएगा भी 1 ओम क्या चीज होती है। 1 ओम तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है, कोई मुश्किल नहीं है, लिख लीजिए। यदि किसी चालक पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर या 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल आरोपित करने पर उसमें से 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो जाए तो उस चालक का प्रतिरोध कितने ओम होगा, 1 ओम होगा। दोबारा बोल दूंगा मैं, लेकिन डायग्राम के साथ साथ समझ लेते हैं। फिर वही हमने क्या लिया अभी, चालक, इस चालक के सिरों पर कितने वोल्ट का विद्युत वाहक बल या कितने वोल्ट की वोल्टेज देनी है, 1 वोल्ट की वोल्टेज आरोपित करने पर यदि इस चालक में से धारा बह जाए कितने एम्पियर की, 1 एम्पियर की, तो हम कह सकते हैं संपूर्ण चालक का प्रतिरोध कितने ओम है, 1 ओम है। तो ये है 1 ओम की डेफिनेशन, याद रखना, ये बहुत ही आसान थी। अब बात करते हैं इसकी एक और डेफिनेशन जिसको बोलते हैं एक अंतरराष्ट्रीय ओम, 1 इंटरनेशनल ओम क्या चीज होती है, ये जरूरी है। इसके प्रश्न आपके ज्यादा आते हैं, ये तो सरल सी परिभाषा है, सभी को याद है। अब कुछ अंतरराष्ट्रीय ओम की बात हो जाए, राष्ट्रीय तो कर ही रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बातें करेंगे अपने, छोटी मोटी थ्योरी नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना है इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर भारतीय वैज्ञानिकों का जो योगदान है वो नगण्य है। भारतीय वैज्ञानिकों का जो योगदान था वो क्या है, नगण्य है। क्यों नगण्य है, क्योंकि जिस समय इलेक्ट्रिसिटी अपने सर्वोच्च स्तर पर थी, वो दौर जिस समय इलेक्ट्रिसिटी पर शोध पूरी दुनिया में हो रहे थे, उस समय भारत के सारे लोग गुलाम थे, ठीक है ना। क्योंकि अंग्रेजों ने हम पे बहुत सालों तक राज किया है। इलेक्ट्रिसिटी का जो उदय माना जाता है वो सन 1800 से, कहां से, 1800 से लेके सन 1910 तक माना गया है। यहां तक बहुत ज्यादा तरक्की हुई थी, यानी कि सारी जो खोजें थी वो 1800 से लेके 1910 यानी कि 110 साल के अंदर अंदर हो गई थी, ठीक है ना। नियम जितने भी देने थे वो आगे थे। हाँ, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें और खोज हुई है, उनमें हमारा भारतीय वैज्ञानिकों का भी योगदान है, उसकी भी चर्चा आगे हम करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, नियम थे, मशीनें थी, उन सब का निर्माण 110 सालों के अंदर हो गया। और 1800 से लेके 1910 तक हम गुलाम थे, ध्यान रखना। और गुलाम को ज्यादा कुछ करने की इजाजत नहीं होती है। देश जब आजाद हुआ, हमारा आजादी दिवस आने वाला है, ठीक है ना, आजाद हुआ, उसके बाद अनेक शोध प्रयोगों में हमारा नाम चला और आज भारत भी उन शीर्ष देशों में शामिल है जो इस तरह के वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं एक अंतरराष्ट्रीय ओम की, कि क्या होता है एक इंटरनेशनल ओम। तो हेडिंग लगा लीजिएगा भी, एक अंतरराष्ट्रीय ओम, 1 इंटरनेशनल ओम क्या चीज है। तो लिखिएगा भी, लिखो पारे के, किसके, पारे, मरकरी, पारे के 106.3 सेंटीमीटर लंबे, पारे के 106.3 सेंटीमीटर लंबे व एक समान कटाक्ष क्षेत्रफल वाले, पारे के 106.3 सेंटीमीटर लंबे व एक समान कटाक्ष क्षेत्रफल वाले स्तंभ, स्तंभ पिलर को बोलते हैं भी, एक समान कटाक्ष क्षेत्रफल वाले स्तंभ जिसका द्रव्यमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, कितने तापमान, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या इसको कई जगह पर लिखा जाता है बर्फ का गलनांक बिंदु। बर्फ का कौन सा बिंदु, गलनांक, जहां बर्फ पिघलना शुरू हो जाए, वापस ठोस से द्रव में आ जाए। तो पारे के 106.3 सेंटीमीटर लंबे व एक समान कटाक्ष क्षेत्रफल वाले स्तंभ जिसका जो द्रव्यमान तोलेंगे अब उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, यह आंकड़ा ध्यान से लिख लेना, 14.4521 ग्राम हो, जिसका द्रव्यमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितना हो, 14.4521 ग्राम हो, का प्रतिरोध एक अंतरराष्ट्रीय ओम कहलाता है।
समझ में आ गई होगी शायद बात कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक अंतरराष्ट्रीय ओम की। तो एक मानक छड़ ली गई है, अभी एक पिलर बनाया गया है, किस धातु का बनाया गया है, पारा धातु है ये तो पता है ना आपको। हाँ, तो पारे का बनाया गया है। तो क्या है डेफिनेशन, कैसे डायग्राम बनाना है, तो वो देखिए भी। तो सबसे पहले हम एक पिलर का निर्माण करते हैं, एक स्तंभ का निर्माण करते हैं, कॉलम का निर्माण करते हैं। तो ये एक छड़ है भी, और इस छड़ के अंदर जो चीज भरी हुई है वो है पारा, यानी कि पूरा का पूरा कह सकते हो पारे का ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर भर दिया क्या भी, पारा यानी कि मरकरी, एक ऐसी धातु जो तरल अवस्था में रहते हैं सामान्य तापमान पर। तो पारे का एक स्तंभ है। अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई की बात करें तो यहां से लेके यहां तक जो इसकी लंबाई है, ये ड्राइंग बनाई होगी शायद, इस प्रकार से व्यक्त करते थे, ये है 106.3 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो 106 पॉइंट कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो पारे के 106.3 सेंटीमीटर लंबाई वाले स्तंभ जिसका कटाक्ष क्षेत्रफल एक समान हो, एक समान का मतलब है आधार से लेके शीर्ष तक इसकी जो मोटाई है वो सेम रहनी चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए। कितना होना चाहिए ये हमें डिफाइन नहीं किया गया है। अब क्या करेंगे, इसको एक ऐसे स्थान पे रख देंगे, इसके चारों ओर एक ऐसा स्थान निर्मित करेंगे या इसको ऐसे स्थान पर रखेंगे जहां का टेंपरेचर हो कितने डिग्री सेंटीग्रेड भी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको तोलना है, इसका वजन करना है, इसके नीचे ताकड़ी वगैरह लगा के इसका वजन करेंगे। तो इसका द्रव्यमान कितना आना चाहिए, 14.4521 ग्राम आना चाहिए। इस कंडीशन में, इस कंडीशन के अंदर यदि आप इसके इन दोनों सिरों, ऐसे नहीं है कि कहीं भी नाप लो, कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ेगा, इन दोनों सिरों के बीच का यदि आप प्रतिरोध नापोगे तो वो कितना आएगा, अभी वो आएगा 1 ओम। कितना आएगा, 1 ओम। अब ये 1 ओम नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एक अंतरराष्ट्रीय ओम कहलाएगा भी। ये क्या कहलाएगा, एक अंतरराष्ट्रीय ओम। समझ में आ गई ना बात आपको। तो क्या क्या आंकड़े इस चीज में याद रखने हैं वो अति महत्वपूर्ण है। लंबाई कितनी होगी स्तंभ की, भाई स्तंभ की लंबाई 106.3 सेंटीमीटर। पिलर है, स्तंभ है, ठीक है। उसके बाद में कटाक्ष क्षेत्रफल कितना होगा, तो कोई आंकड़ा नहीं है, आंकिक नहीं है, बस एक समान होना चाहिए। कहीं ऐसे नहीं है कि नीचे से तो मोटा है और ऊपर से आगे पतला हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान कटाक्ष क्षेत्रफल वाला है। उसके बाद में रखना कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री, या वो बिंदु जहां पर बर्फ पिघल जाती है। उसके बाद में तोलने तो कितने ग्राम का आना चाहिए, 14.452 ग्राम का। जब वो आ जाए उस कंडीशन के अंदर फिर नेक्स्ट स्थिति लागू होगी, हमें क्या नापना है, इसका प्रतिरोध। और जो प्रतिरोध आएगा वो कितने ओम होगा, वो 1 ओम होगा। वो 1 ओम ना कहलाकर एक अंतरराष्ट्रीय ओम कहलाएगा। तो ये था एक अंतरराष्ट्रीय ओम। अब थोड़ी सी और बात इसके बारे में कि ये एक अंतरराष्ट्रीय जो ओम आया है, ठीक है, आ तो गया, ये आ गया, मान लेते हैं एक अंतरराष्ट्रीय ओम, ठीक है। इससे थोड़ी देर पहले हमने एक परिभाषा ली थी कि 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो गई थी। जब 1 वोल्टेज की वोल्टेज दी थी हमने, विद्युत वाहक बल दिया था, तब प्रतिरोध कितने ओम था, 1 ओम था। अब ये 1 ओम और ये 1 ओम क्या बराबर होंगे क्या, तो इसको थोड़ा अलग रंग से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जो ब्लैक कलर वाला आएगा वो हमारा वो उस डेफिनेशन से आया जो 1 वोल्ट की वोल्टेज से 1 एम्पेयर की धारा के कारण, और ये एक अंतरराष्ट्रीय ओम यानी कि पिलर से आया, ठीक है। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, नहीं। देखा जाए, देखो माइनस ही बात है वैसे तो, देखा जाए तो एक दूसरे के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है भी। क्या डिफरेंस है तो वो देख लेते हैं अभी। ये जो 1 ओम है, ये जो 1 ओम जो अंतरराष्ट्रीय ओम है, ये आपके सामान्य ओम जो भी 1 एम्पेयर वाली 1 वोल्ट से परिभाषा ली थी, उसके कितने मान के बराबर होगा, तो वो आएगा 1.00049 ओम के। समझ में आ गई ना बात। इसको भी हम एक कह सकते हैं। देखो आगे पॉइंट के बाद में रकम काफी क्या है, छोटी है, और छोटी मोटी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। पेट्रोल भरवाने जाते हो आप, आज के टाइम में यहाँ का जो हमारे यहाँ का रेट चल रहा है वो 113 रुपए लीटर चल रहा है। 113 रुपए 21 पैसे मान लेते हैं। आपने 1 लीटर तेल डलवाया तो आप क्या उसको ये 21 पैसे दोगे क्या, नहीं, ये बहुत ही थोड़ी सी वैल्यू है, इसको इग्नोर कर देते हैं। एक कहावत है कि जहां हाथी तुलते हैं
जहां हाथी को तोला जाता है वहां गधे और घोड़े कांड में निकल जाते हैं। सेम वही बात यहाँ पे लेके चलेंगे कि 113 है तो 21 को इग्नोर कर दिया, ये 1 के बाद में 0049 है, 0049 है, इसको इग्नोर कर दिया, ये भी 1 ये भी 1। लेकिन ये माइनर सा डिफरेंस जब भौतिक विज्ञान संबंधित गणनाएं करते हैं और सूक्ष्म रूप से करते हैं तब इसका मैटर होता है, तब ये बात आती है। प्रश्न आ सकता है कि एक अंतरराष्ट्रीय ओम कितने ओम के बराबर है, तो ये आंकड़ा आपको याद रखना होगा, नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गई बात? तो यहां आपका टॉपिक समाप्त होता है जिसका नाम था प्रतिरोध। अब प्रतिरोध तो हमने समझ लिया, अब एक और चीज है भी, एक और चीज है, कहते हैं कि जहां बाधा होती है, ठीक है, वहां कोई सहायता भी है। यदि आपके जीवन में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका उपाय भी होगा, कोई मुश्किल है तो उसका हल भी निकलेगा। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार पदार्थों का स्वाभाविक गुण है प्रतिरोध धारा को रोकना, सेम उसी प्रकार इसका एक विलोम गुण भी उपस्थित होता है जो इजाजत देता है कि पदार्थ में से क्या चली जाए, धारा चली जाए। ये दोनों उपस्थित रहते हैं एक पदार्थ में गुण के रूप में। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो प्रतिरोध का बिल्कुल विलोम है, उसको हम बोलते हैं चालकता। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चालकता। चालकता को इंग्लिश में कंडक्टेंस कहते हैं भी। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। अब ये चालकता क्या चीज है, तो परिभाषा तो लिख लोगे आप लोग, बहुत होशियार हो तो लिख लीजिए, फिर भी हेडिंग लगा लीजिए कि चालकता क्या है। तो लिख लो कि प्रतिरोध का विपरीत गुण, प्रतिरोध का विपरीत गुण चालकता कहलाता है। यह भी पदार्थों का स्वाभाविक गुण है जो पदार्थों में से धारा प्रवाह की सुगमता प्रदान करता है। तो चालकता प्रतिरोध का विपरीत गुण है। जहां प्रतिरोध धारा को रोकता था, ये जाने देता है। रोकना और जाने देना एक दूसरे के विलोम है, तो ये विपरीत गुण हो गया। ये भी स्वाभाविक है, सभी पदार्थों में विद्यमान रहता है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं प्रतीक की। तो लिखिए चालकता का प्रतीक है जी। चालकता का प्रतीक क्या है? जी है। इसका मात्रक, अब मात्रक की बात की जाए तो अलग अलग किताबों में ITI से लेकर BTech की किताबों तक यदि जाएंगे अपने, तो इसके मात्रक हमें मिलते हैं 3 भाई। कितने मिलते हैं? 3। लिखने का फर्क है, मात्रक तो वैसे 2 ही हैं। तो क्या मात्रक है? तो एक सामान्य मात्रक ITI में लिखा हुआ है साइमन। क्या लिखा है? साइमन। साइमन का प्रतीक क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, छोटा s होता है वैसे तो। उसके बाद में एक मात्रक दे रखा है आपका महो। क्या दे रखा है? महो। ओम महो, ओम का उल्टा लिख दिया, महो बन गया तो चालकता होगी। ओम था प्रतिरोध, महो थी चालकता। महो का प्रतीक होता है भी ये। अब कई इसको क्या बोलेंगे? उल्टा ओम। ये उल्टा ओम नहीं है, ओम की पैर नहीं उठाए हुए, ध्यान रखना, ओम की लातें नहीं चकी हुई है, ये उल्टा ओमेगा। ओमेगा है ये, मैंने पहले ही कहा था। कई इसको ओम कहते थे जब ये सीधा था, कई इसको ओम नहीं, ये ओम नहीं है, ओम आदमी था भी, ठीक है ना। ये प्रतीक है, इसको ओमेगा। ओमेगा उल्टा लिख दिया तो उल्टा ओमेगा हो गया। अब एक और मात्रक आता है, ये साइमन से ही बना है, उच्चारण में फर्क है, उसको बोलते हैं सीमेंस। क्या बोलते हैं? सीमेंस। बात एक ही है, ये तीनों ही मात्रक चालकता के हैं और सीमेंस का प्रतीक भी क्या होता है? S होता है। तो यहां पर ये 3 मात्रक सामने आते हैं, किसके भी? आपकी चालकता के। तो चालकता G जो विलोम है किसका? प्रतिरोध का। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो G इस प्रकार से एक निशान आता है, आगे चर्चा करेंगे, और इसको लिख सकते हैं 1/R से, ठीक है। ये निशान होता है प्रोपोर्शनल का। किसका? प्रोपोर्शनल, अनुपातिक निशान। जब 2 या 2 से अधिक चीजों के बीच में रिलेशन दिखाना हो, संबंध बताना हो कि वो क्या संबंधित है, किस प्रकार से संबंधित है। आगे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैथ आएगी थोड़ी बहुत, तो उसकी चर्चा करेंगे तो वहां काम में आएगी। तो जी ये प्रोपोर्शनल है 1/R। अब इस प्रोपोर्शनल को लिखने का भी तरीका है, एक इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जी, ये फिर प्रोपोर्शनल UR, ठीक है ना। तो 2 तरीके से लिखा है। अब ये प्रोपोर्शनल है, ये 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको आप समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कहते हो, ठीक है। डायरेक्टली मतलब समानुपाती भी कहते हैं, अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? इनवर्सली, जिसको हम विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है और इनवर्सली को लिखने का तरीका अलग होता है। समझ गए होगे थोड़ा? डायरेक्ट मतलब समानुपाती,
ये समानुपाती का रिलेशन बता रहा है अभी, क्योंकि आर सीधा लिख दिया, और ये विलोमानुपात का रिलेशन बता रहा है क्योंकि 1 के बटा में आर लिखा है, विलोम लिख दिया। समझ में आ रही है ना बात? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली। प्रश्न यदि आ जाए कि चालकता का प्रतिरोध से किस प्रकार संबंध है या चालकता प्रतिरोध से संबंधित है, 4 ऑप्शन दे देंगे इस प्रकार से। ये ऑप्शन ए मान लेते हैं, ये ऑप्शन अपने प्रश्न बनाने शुरू कर दो, ध्यान रखना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या देगा? ये भी दे सकता है G बराबर R, और ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं है। 4 ऑप्शन, क्या चुनाव करोगे? पढ़ा होगा तो उत्तर दे दोगे, रट्टे मारोगे और किसी किताब में लिखा हुआ है कि जी ये रिलेशन है, बाई चांस गलती से लग गया निशान, आपका रट्टा ये हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए थ्योरी पढ़ो, ध्यान रखना। प्रश्न खुद बनाओ। ये 4 प्रश्न, एक प्रश्न के 4 उत्तर, 4 ऑप्शन आए हैं, 4 ऑप्शनों से कितने प्रश्न बन सकते हैं इसका आपको अनुमान नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या सही होगा आपका? ऑप्शन ए। तो जी जो है वो चालकता जो है, सॉरी, जो प्रतिरोध के बिल्कुल क्या होती है? विलोम होती है। तो इस चीज को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यदि किसी पदार्थ की चालकता जी बढ़ती है या बढ़ रही है या ज्यादा है, तो इसका मतलब है उस चालक का प्रतिरोध बहुत ही क्या है? कम है। और यदि किसी पदार्थ की चालकता बहुत ही कम है, तो इसका मतलब उस पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इस तरह से एक प्रश्न आ गया, मान लेते हैं कि ये दे दिया ऑप्शन ए, ये दे दिया ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जी ज्यादा आर कम, ऑप्शन बी कह रहा है जी कम है आर ज्यादा है, यानी कि चालकता कम है रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इनमें से उपयुक्त इंसुलेटिंग पदार्थ कौन सा है? या उपरोक्त दो ऑप्शन आप सोचना क्या बन सकते हैं, मैंने तो दे दिए, उत्तर इन्हीं में मिल जाएगा। दिए गए ऑप्शन में से वह ऑप्शन सही कौन सा है जो इंसुलेटर पदार्थ के गुण को व्यक्त करता है, जो अचालक पदार्थ के गुण को व्यक्त करता है। तो इस तरीके से प्रश्न बनाने थोड़े शुरू करो आप लोग। तो चालकता ज्यादा, प्रतिरोध कम, क्या कम प्रतिरोध एक अचालक का गुण है? नहीं, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, ऑप्शन बी क्या होगा? राइट। तो इस तरीके से जब प्रश्न बनाने शुरू कर दोगे, खुद के ऑप्शनल प्रश्न तैयार करो, खुद के छोटे छोटे नोट्स लिखने शुरू करो, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, ध्यान रखना। लिख लिख कर पढ़ने की बात हमें स्कूल टाइम से, पहली दूसरी तीसरी क्लास से शुरुआत करवा दी गई थी। राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम घर जाता है, एक किताब कॉपी के पता नहीं कितने पन्ने इस एक लाइन को लिखने के लिए बनाई, क्योंकि हम लिख लिख के सीखे हैं। तो आप आज के इस आधुनिक दौर में उस लिखने वाली चीज को भूल गए हो, मोबाइल देखते रहते हो, यूं 1-1 घंटे तक देखते रहते हो, ठीक है, और दिमाग में सिर्फ उसकी 2-4 मिनट की बातें आती है। इसलिए उस चीज को नोट करो, लिखो। जितना लिखोगे, इस डायलॉग को याद रखना, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। तो यहां तक जो टॉपिक हमने पढ़ा वो था चालकता। तो लगभग हम अब विद्युत को थोड़ा और आगे पढ़ने के लायक हो गए हैं अभी, ठीक है ना। तो अब से हम इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा और डीपली जानने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा और आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है विद्युत धारा की किस्में। विद्युत धारा की किस्में, ठीक है ना। किस्में या प्रकार कह सकते हो, कितने प्रकार की धाराएं आज के टाइम में हमारे पास मौजूद है। तो ये किस्में किस तरह से है, कितनी है? जैसे आम आता है, लंगड़ा आ गया, चौसा आम आ गया, सिंदूरी आ गया, पता नहीं कितने तरह के आते हैं, गुलाब के फूल आते हैं, तरह तरह की किस्मों के बहुत किस्म के लोग हैं। इंडिया के लोग देखे जाए तो विशेष चेहरे वाले हैं, चीन के देखो तो ये सारे के सारे यूं हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की किस्में पाई गई है। उसी प्रकार धारा की भी किस्में हैं, भी ज्यादा नहीं है। आपको पता है धारा कितने प्रकार की है? केवल 2 प्रकार की। तो हेडिंग लगा लेना विद्युत धारा की किस्में, और लिख लो कि धारा 2 प्रकार की होती है। नाम बहुत ही आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये आपको पता है। एक है एसी धारा और दूसरी है डीसी धारा। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में बोले तो प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, और डायरेक्ट करंट को हिंदी में बोले तो दिष्ट धारा बोलते हैं। बस ये 2 ही धाराएं हैं, एक एसी और एक डीसी है। यहां एक सवाल करता हूं आपसे, इन दोनों धाराओं में से सबसे पहले कौन सी धारा की खोज हुई थी, या कौन सी धारा शुरुआती दौर के अंदर काम में आती थी जब विद्युत की खोज अपने चरम पर थी? एसी थी या डीसी? ज्यादा ऑप्शन नहीं, 2 ही बहुत है, इनमें कंफ्यूज हो जाएगा। एक नाटक आता था, कौन बनेगा करोड़पति, देखा होगा सभी ने। उसके अंदर भी 4 ऑप्शन वाले प्रश्न आते थे और कुछ लाइफ लाइनें मिलती थी, याद हो तो। अब वो लाइफ लाइन में से एक लाइफ लाइन थी 50-50,
पता है क्या? हाँ, वो 50-50 जो लाइफ लाइन थी वो सबसे ज्यादा खतरनाक थी। उसमें क्या 2 ऑप्शन उड़ के कितने रह गए? 2। और 2 रहते कौन से थे जिनमें आपको डाउट है कि जी ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, तो वो ए और सी रखते थे। समझ में आ रही है ना बात? तो ये है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 50-50 लाइफ लाइन लेकर उस प्रश्न को सही कर पाए हैं। ठीक है ना? ये कईयों की किस्मत में ऐसे आएगा ए सी डी सी, नंबर 3 मान लेते हैं सी सी, और नंबर 4 आ गया पी सी। ठीक है ना? सी सी पी सी आगे पढ़ेंगे अपने। तो ये 4 नाम दे दिए। अब लाइफ लाइन आपने 50-50 ले ली तो बहुत कम चांस होगा। अब कह देंगे ट्रांसफार्मर के आउटपुट में मिलने वाली धारा होती है, ठीक है, या विद्युत की प्रवृत्ति होती है। तो जैसे आपने 50-50 लाइफ लाइन ली और ये दोनों ऑप्शन उड़ गए, तो आपको डेफिनेटली श्योर हो जाओगे कि सीपीसी तो कोई धारा ही नहीं है। ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत कम बने हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना? इस तरह से लाइफ लाइनें आप यूज करोगे तो आपकी पार नहीं पड़ेगी। तो आपको थ्योरी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब हमारी धाराओं के प्रकार पर एक बार फिर आ जाते हैं, एक एसी और एक डीसी। तो क्या है एसी, क्या है डीसी, इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट लगा लो, एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। कई कहेंगे जी पहले डीसी आई तो पहले डीसी पढ़ा दो। क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, क्रम जहां महत्वपूर्ण होगा वहां मैं बताऊंगा। कई जगह क्रम महत्वपूर्ण है, कई जगह क्रम का कोई मतलब नहीं है, पहले आप एसी पढ़ लो या डीसी पढ़ लो, कोई बात नहीं है। ठीक है ना? लेकिन ठीक है, जब इनकी व्याख्या की जाए तब आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। डीसी चाहिए तो पहले डीसी नंबर 1 बना सकते हो, एसी चाहिए तो एसी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोर्ड पे लिख दिया है तो हम पहले नंबर 1 को एसी के रूप में तो हेडिंग लगा लो, एसी या अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। तो लिख लो भी अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी धारा। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे अपने एसी की। तो क्या है प्रत्यावर्ती या एसी धारा? तो बहुत ही सरल शब्दों में लिख सकते हो कि वह धारा जिसका परिमाण को मात्रा या वैल्यू कहते हैं, मान भी कह सकते हो। वह धारा जिसका परिमाण या मात्रा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। दूसरे शब्दों में और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वह धारा जिसका मान व दिशा एक निश्चित समय अंतराल पर परिवर्तित होता रहे, उसे हम किस धारा के नाम से जानते हैं? प्रत्यावर्ती या एसी धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है? इतना लिखने के बाद लिखना है कि एसी जो धारा है, एसी धारा का जो स्रोत है, एसी धारा का स्रोत है उसे अल्टरनेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर से हमें एसी मिलती है, एसी धारा का स्रोत है वो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर कहलाता है। इसके अलावा भी और स्रोत है, उनकी चर्चा धीरे धीरे करेंगे। फिलहाल मेन मुख्य चीजों की बात ही करेंगे अपने। तो एसी धारा का स्रोत अल्टरनेटर होता है, और एसी धारा के जो स्रोत होते हैं वो अपनी ध्रुवता, एक शब्द आएगा क्या? ध्रुवता, इंग्लिश में पोलैरिटी कहा जाता है, वो अपनी ध्रुवता समय के साथ साथ परिवर्तित करते रहते हैं। ध्रुवता को इलेक्ट्रिकल ट्रेड में यदि आसानी से समझना हो तो 2 चिन्ह याद रख लेना, एक प्लस और एक माइनस। एक पॉजिटिव ध्रुवता होती है और एक नेगेटिव है। आगे और भी चर्चा ध्रुवता की करेंगे। तो एसी स्रोत अल्टरनेटर की ध्रुवता प्रतिपल क्या होती रहती है? भी बदलती रहती है। तो ऐसी धारा जिसके मान और दिशा में परिवर्तन हो क्या कहलाती है? एसी कहलाती है। अब इसकी एक प्रचलित वेव है। देखो हर एक धारा को, अब धारा को देखा नहीं जा सकता, किसी तार में बहती हुई धारा को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना? अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, आप मशीनों से उसके उतार चढ़ाव को देख सकते हैं अपने। ठीक है? एक नाम है ऑसिलेटर, नाम सुना होगा शायद आपने। ठीक है ना? उसकी डिस्प्ले होती है, उस पर हम देख सकते हैं। लेकिन वही बात है कि हम सामान्य रूप से नहीं देख पाएंगे। तो जो ऑसिलेटर से देखा या जो अध्ययन करने के पश्चात हमें एक तरंग मिली, भी अल्टरनेटर की बात ही कर रहे हैं, तो अल्टरनेटर से एक विशेष प्रकार की तरंग मिली और उस तरंग को हमने ग्राफ पेपर पर उकेर कर यह बताया कि कैसे मान में परिवर्तन है और कैसे उसकी दिशा बदलती है। तो इस प्रकार का एक ग्राफिकल डायग्राम बनता है। ग्राफ आपको आता ही होगा, 8वीं 9वीं 10वीं से शुरू हो गए थे, बहुत होशियार थे उस टाइम में। तो एक वैल्यू है यहां पर 0, यहां पर एक ध्रुवता ले लेते हैं पॉजिटिव और यहां एक ध्रुवता ले लेते हैं नेगेटिव। और ये जो रेखा है, ये रेखा है टाइम की, यानी कि समय की। समय बहुत खराब चल रहा है लेकिन फिर भी लेना तो पड़ेगा ही। अब बात करते हैं कि किस तरह की वेव आती है। तो मैं सबसे सरल वेव जो अल्टरनेटर हमें प्रदान करता है उसकी बात करूंगा। इस वेव का नाम होता है, सभी को पता है भी, साइन वेव जया तरंग। अब ये किस प्रकार से गमन करती है? तो ये इस प्रकार से यूं बनी होगी शायद आपके। ठीक है ना? अब क्या चीजें देख लेते हैं। ये शुरू कहां से हुई? भी 0 से। उसके बाद में आगे बढ़ी, 0 से बढ़कर इसके मान में धीरे धीरे क्या होने शुरू हुए? परिवर्तन। फिर ये यहां पहुंची सबसे ज्यादा मान पर, फिर मान में फिर से परिवर्तन घटने लगा, मान घटते घटते वापस वहीं आ गई उसी लाइन पे जहां 0 था, ये 0 वैल्यू।
ठीक है। फिर अब तक चल रही थी किसमें, प्लस में, और अगले ही पल मान फिर से बढ़ने लगेंगे, लेकिन इस बार दिशा बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? दिशा, पहले पॉजिटिव में तो अब नेगेटिव में, अपने उच्चतम मान पर पहुंचने के पश्चात फिर से घटने लगेगी और वापस क्या हो जाएगी भी 0, और फिर से ये प्रक्रिया लगातार इसी क्रम में आगे दोहराती रहेगी। तो इस प्रकार की तरंग आकृति को किस तरंग के नाम से जानते हैं? साइन वेव। साइन वेव के अलावा भी बहुत तरह की वेव्स होती है, उनका अध्ययन आगे के टॉपिकों में हमने करना है। तो ये थी एसी। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। तो लिखो भी क्या होता है डीसी। लिखो वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ, समय के सापेक्ष स्थिर रहता है, नियत रहता है, ना तो मान बदलता है और ना ही दिशा बदलती है। ऐसी डेफिनेशन आपकी किताब में है, थोड़ा सा मैं इसमें मॉडिफिकेशन अभी कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए लिखिए कि वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलता रहता है, डीसी कहलाती है। ये तो एक कॉमन सी डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव कर देंगे तो ये सभी प्रकार की डीसी तरंगों पर लागू हो जाएगी। तो लिख लो, दूसरे शब्दों में वह धारा जिसके मान में तो परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके मान में परिवर्तन हो सकते हैं, परंतु दिशा अपरिवर्तनीय होती है, जिसकी ध्रुवता परिवर्तित नहीं होती, दिशा अपरिवर्तनीय हो, उस धारा को हम किस नाम से जानते हैं? डीसी या डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। लिखो, डीसी के जो वोल्टा स्रोत हैं, डीसी हमें किससे प्राप्त होती है? डीसी वोल्टा स्रोत है सेल, बैटरी, ठीक है, डीसी जनरेटर आदि। इतना ही लिखो एक बारी। सेल, बैटरी एक ही जैसी चीज है, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो सेल, बैटरी और डीसी जनरेटर है, वो डीसी वोल्टा के स्रोत है, और इन स्रोतों द्वारा मिलने वाली डीसी कि मान में परिवर्तन हो सकते हैं। सेल बैटरी के मान में परिवर्तन नहीं है, दिशा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन जो जनरेटर है उसके मान में परिवर्तन है, लेकिन दिशा परिवर्तित नहीं है, आती है। अब इसकी तरंग को यदि देखा जाए, तरंग को जब अध्ययन किया तो हम बात करते हैं एक सेल की। सेल या बैटरी से मिलने वाली डीसी धारा की तरंग किस प्रकार से बनेगी? तो सेम वही ग्राफिकल डायग्राम। ये हमारा टाइम है जो खराब चल रहा है, ये 0 है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये ध्रुवता होगी, दिशा से अंकित कर सकते हैं इसको। अब बात करेंगे डीसी की, तो वो कैसे चलेगी जी? वो डीसी ऐसे चलेगी। डीसी कहते हैं बिल्कुल क्या चलती है भी सीधी, सेल बैटरी से मिलने वाली डीसी है, उसकी वेव इस प्रकार से मिलेगी। मतलब 0 से लेके यदि इसका मान 10 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 है। ये समय की रेखा है, समय 1 2 3 4 5 6 2020 2021 डिलीट कर दो। तो आगे देखते हैं। तो ये जो रेखा है, तो पहले समय में भी इसका मान 10 था, दूसरे समय में भी इसका मान 10, तीसरे में भी, और 2020 में भी इसका मान, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से, तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं है, दिशा भी कोई परिवर्तित नहीं है, तो ये भी डीसी है। उसके बाद में एक और डेफिनेशन मैंने लिखवाई कि मान में परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन दिशा अपरिवर्तनीय है। तो मान में परिवर्तन है, दिशा अपरिवर्तनीय है, उसका डायग्राम कैसे बनेगा तो वो देख लेते हैं अभी। अब बात करते हैं जनरेटर की। तो इससे मिलने वाली जो डीसी होती है वो इस प्रकार की होती है अभी। ये लो, ये टाइम है, ठीक है। मान में क्या हो रहे हैं? परिवर्तन, लेकिन जिस दिशा में वो चल रही थी पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में चल रही है, नेगेटिव में चल रही होगी तो नेगेटिव में चलेगी। तो मान 0 से लेके अधिकतम तक परिवर्तित हो रहे हैं, 0 से अधिकतम, फिर 0 अधिकतम, 0 अधिकतम, बीच में भी बहुत सारी चीजें हैं। टाइम हमारा बचाना है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। तो इस प्रकार से मान में परिवर्तन, लेकिन प्लस में चलने वाली कभी भी अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करेगी। अपरिवर्तनीय दिशा वाली धारा डीसी होती है और परिवर्तनीय दिशा वाली धारा एसी होती है। छोटी सी बात है, इसको याद रख लेना भी। अब इन्हीं दो धाराओं पे अपने पढ़ेंगे, और पढ़ने का एक विशेष क्रम होगा, ध्यान रखना। चाहे नाम पहले एसी का लिख लिया, डीसी का लिख लिया, पढ़ने के क्रम में सबसे पहले जिस धारा के प्रभावों का, गुणों का अध्ययन करेंगे वो थी डीसी। क्योंकि सबसे पहले हमें मिला था चार्ज। क्या मिला था? चार्ज, आवेश मिला। आवेश था, ठीक है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव, आवेश को चलाया गया, तब धारा निकल के आई, कौन सी भी? डीसी धारा। उस डीसी धारा के उपकरणों, यंत्र, मशीनों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम उन्हीं के नियमों पर आधारित है। आगे आपकी एसी थ्योरी भी ध्यान रखना, क्योंकि नियम, कायदे, कानून इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के जितने भी बने हैं वो सारे के सारे कौन सी धारा पर बने हैं? डीसी धारा पर। एसी धारा आने के पश्चात कुछ नए नियमों का निर्माण हुआ, लेकिन वही नियम एसी पर भी अप्लाई करके देखे, डीसी पर भी अप्लाई करके देखे गए। डीसी के नियम एसी
पर भी लागू किए गए, डीसी वाले एसी पर कुछ लागू हुए और बहुत सारे लागू नहीं हुए। एसी वाले जब लागू किए गए डीसी पे तो लागू हो ही नहीं पाए। तो मशीनें किस प्रकार से काम करती है, कैसे करती है, ये सब धाराओं पर ही निर्भर करता है। इसी आधार पे आपकी दो भागों में बढ़ जाती है इलेक्ट्रिकल थ्योरी, एक जिसमें डायरेक्ट करंट डीसी का अध्ययन करेंगे, एक जिसमें अल्टरनेटिव करंट एसी का अध्ययन करेंगे। तो यहां तक आपकी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ये जितने भी वीडियो अब तक आपने देखे ये थे सामान्य विद्युत के। किसके थे? सामान्य, यानी कि हम इन एसी और डीसी को जान चुके हैं। अब जो आगे के टॉपिक आएंगे वो आपके विद्युत को और भी बढ़िया तरीके से समझने में मदद करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के और भी महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।